दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्नों को और एशियंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को। 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हमारे मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वह दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न नहीं, लेकिन दोस्तों फैक्ट हमारे रिपीट कर जाते हैं, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 2023 में हमारे मिडिवल हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए थे उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखें यहाँ 2023 में क्या पूछा गया था मिडिवल हिस्ट्री से। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर क्या करिए, विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा दोस्तों कि होयसल, यहाँ देखिए, फिर कह रहा दोस्तों गढ़वाल, फिर कह रहा दोस्तों काकतीय और फिर कह रहा है यादव, ठीक है। कह रहा है उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। क्या है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। कह रहा होयसल, फिर कह रहा दोस्तों गढ़वाल, फिर कह रहा है काकतीय, फिर कह रहा है यादव। कह रहा उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किए, स्थापित किए। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों किसी ने नहीं। इसका सही आंसर मार्क करेंगे किसी ने नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों हमारा कि होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। कह रहा उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, किसी ने नहीं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम व्याख्या सारे प्रश्नों का नहीं देखेंगे, जहां दोस्तों आवश्यक होगा वहीं हम सारे प्रश्नों का वहीं हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। सारे प्रश्नों की हम व्याख्या नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न 2023 में मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित क्या पूछा गया था। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ देखें, चलिए देखिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है मिडिवल हिस्ट्री से। वह कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किसे एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का क्या निर्माण किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवराय प्रथम, ठीक है। इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। और एक बार फिर से हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। फिर से देखिए, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया तथा इस बांध से नहरों के माध्यम से नगरों एवं गायों को क्या किया दोस्तों, पेय या सिंचाई हेतु जलापूर्ति होती थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, देवराय प्रथम। बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे 2023 में जो मिडिवल हिस्ट्री से हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीवों को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। क्या है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीवों को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, बहादुर शाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि हमारा मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीवों को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा बहादुर शाह। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीवों को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ेंगे हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ।
चौथा प्रश्न नहीं है दोस्तों। अब हमारे 2022 के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जो 2022 में हमारे मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2022 में जो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है मेडिवल हिस्ट्री से, यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था। क्या है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है। यूपीएससी में दोस्तों शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इस शब्द को याद रखिएगा। इस प्रकार के शब्द देके कई प्रकार के आंसर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था। तो याद रखिए दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी सिक्के। क्या है, ऑप्शन बी सिक्के, ठीक है। यहाँ व्याख्या देखिए, मध्यकालीन त्रावणकोर में फैनम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर क्या उपयोग किए जाते थे, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ फिर देखिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था। तो याद रखिए, मध्यकालीन त्रावणकोर में फैनम और चक्राम दोस्तों सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर क्या उपयोग किए जाते थे। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि फड़म दोस्तों क्या थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी सिक्के थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो 2022 में हमारा पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है दोस्तों कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। क्या है, कह रहा है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ दोस्तों। तो यह हमारा क्या है, कथन सही नहीं दिया गया है, ठीक है। यह कथन हमारा सही नहीं दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर क्या घेरा डाल दिया। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तो यह पॉइंट हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, ठीक है। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, सही नहीं दिया गया है। केवल जो सही दिया गया है वह दोस्तों केवल 2, यानी कि केवल दूसरा पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से याद रखिए यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। यही पॉइंट हमारा केवल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे क्यों गलत है हमारा, ठीक है। यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई और इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते पर स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। क्या है, कह रहा 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई और इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कथन एक गलत है, ठीक है। कह रहा है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, यहां देखें पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। तो यह हमारा गलत है। क्यों, यहां देखें 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई और कह रहा है इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। कह रहा है 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट क्यों गलत है दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमारा, ठीक है। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। यहाँ देखिए क्यों हमारा तीसरा पॉइंट गलत दिया गया है, यहाँ देखेंगे। देखिए कह रहा है अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान, कह रहा है दोस्तों क्या कि तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्मासिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा बनी रही थी, ठीक है। तो अतः कथन 3 हमारा क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। कह रहा है कि अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्मासिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा क्या है,
बनी रही थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हमारा कथन 3 जो है वह गलत दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, इसीलिए हमारा कथन गलत है। और जो सही कथन है वह हम यहाँ देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ सही कथन देखिए क्या दिया गया है। सही कथन जो था वह था कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर क्या किया, घेरा डाल दिया। तो हम ऑप्शन मार्क करेंगे जो सही है वह है ऑप्शन बी केवल 2। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, चलिए अब ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आगे हमारा क्या कह रहा है, सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न तो नहीं लेकिन फैक्ट दोस्तों जरूर रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे जो हमारा 2022 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे। क्या है, फिर देखें ध्यान से। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सैयद। क्या है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी सैयद। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे। तो याद रखिए सैयद। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। क्या है, सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। ठीक है, कह रहा है कि मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की, हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की थी। ठीक है, कह रहा है राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी कुलह लगाते थे, इसलिए उन्हें कुलह धारण के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की, हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की थी। ठीक है, कह रहा है कि राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, कह रहा है कि सैयद एक नुकीली टोपी यानी कि कुलह लगाते थे, इसीलिए उन्हें कुलह दारान के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को याद रखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलह दारान कहलाते थे। तो याद रखिए ऑप्शन डी हमारा सैयद बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए अब 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। हमारे 2021 में जो मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में क्या है, सही अनुक्रम है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में क्या है, सही अनुक्रम है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है सबसे पहले हो जाएगा हमारा परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। यहाँ डिटेल देखें, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी कि प्रांत प्रदेश में, सूबा का सरकार यानी आधुनिक तहसील या अनुमंडल में, और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। अतः सबसे छोटी इकाई गांव। ठीक है, अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी दोस्तों परगना, और परगना से बड़ी सरकार, और सरकार से बड़ी इकाई सूबा होती थी। क्या है, कह रहा है अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी परगना। ठीक है, उससे बड़ी परगना, परगना से बड़ी दोस्तों सरकार, और सरकार से बड़ी इकाई क्या होती थी, सूबा होती थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और हम देखेंगे व्याख्या कि मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी कि दोस्तों प्रांत प्रदेश में, सूबा का सरकार यानी आधुनिक तहसील या अनुमंडल में, और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। ठीक है, अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी दोस्तों परगना, फिर परगना से बड़ी दोस्तों सरकार, और सरकार से बड़ी इकाई क्या होती थी, सूबा होती थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई दोस्तों गांव होती थी, उससे बड़ी दोस्तों हमारी परगना होती थी, परगना से बड़ी दोस्तों सरकार होती थी, और सरकार से बड़ी दोस्तों इकाई सूबा होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा गांव, फिर दोस्तों परगना, फिर दोस्तों हमारा सरकार, और फिर हो जाएगी सरकार से बड़ी दोस्तों क्या, सूबा। ठीक है, तो सबसे परगना, फिर दोस्तों सरकार, फिर सूबा। सही आंसर ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 2021 में पूछा गया था। ठीक है, यहां देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए यहां
कह रहा दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या है, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से क्या हैं सही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। क्या है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तो इसमें जो सही है हमारा दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। ठीक है, तो हमारा केवल जो सही दिया गया है इसमें दोस्तों वह कौन सा, वह केवल दिया गया है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, पहला और तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, केवल दूसरा सही दिया गया है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से दोस्तों क्या, मैसूर राज्य का उदय हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, विजयनगर साम्राज्य से दोस्तों हमारा मैसूर राज्य का उदय हुआ, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट सही है, पहला और तीसरा पॉइंट गलत दिया गया। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ देखें तालिकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। इसके पश्चात मैसूर पर क्या, वाडियार वंश का शासन था। अतः विकल्प बी हमारा क्या है दोस्तों सही है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पहला और तीसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ आगे डिटेल कुछ और दिए गए हैं, हम देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए ऊपर देखिए दोस्तों क्या डिटेल दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात कह रहा है कि मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने क्या दोस्तों रुवेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में दोस्तों कुमाऊं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। ठीक है, आरंभ में कह रहा है इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में दोस्तों रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य से लगातार चलता रहता था। अतः कथन 3 हमारा क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, इसीलिए हमारा कथन 3 भी क्या है, गलत है। ठीक है, कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने दोस्तों रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य से लगातार चलता रहता था। अतः कथन 3 हमारा गलत है। कह रहा था दोस्तों क्या कथन 3 हमारा, यहाँ देखें कथन 3 क्या कह रहा था, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए कथन 3 क्या कह रहा था। कह रहा था दोस्तों हमारा कथन 3, यहाँ देखिए, चलिए देखिए, कथन 3 कह रहा था दोस्तों हमारा कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो यह गलत है दोस्तों हमारा। ठीक है, याद रखिए हमारा कि अली मोहम्मद खान ने दोस्तों रुवेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया था, ना कि दोस्तों अहमद शाह दुर्रानी ने। इस पॉइंट को याद रखिए, इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। सही स्टेटमेंट केवल एक है दोस्तों, वह है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। याद रखिए ऑप्शन बी केवल सेकंड हमारा सही आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा जो पूछा गया है 2021 में, वह देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य से क्या है, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में क्या थी दोस्तों, निपुण थी। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में क्या थी, निपुण थी। कह रहा है कुश्ती, फिर कह रहा है ज्योतिष शास्त्र, फिर कह रहा है लेखाकरण, फिर कह रहा है दोस्तों भविष्यवाणी। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो याद रखिए दोस्तों, कुश्ती में, लेखाकरण में, ज्योतिष शास्त्र में और भविष्यवाणी में। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। तो कुश्ती में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी, लेखाकरण में भी और भविष्यवाणी में भी। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि 1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी और उसने वहां की सामाजिक आर्थिक दशा का क्या किया था, विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, कह रहा है कि इस समय अच्युत देवराय का क्या था, शासन था। कह रहा है कि नूनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों का बहुत क्या था दोस्तों, सम्मान था। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि कुछ स्त्रियां मलयोद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएं, सुरक्षाकर्मी, लेखा अधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थीं। वे युद्ध में भी भाग लेती थीं। अतः विकल्प डी हम बिल्कुल
क्या है दोस्तों सही आंसर, मार्क करेंगे। यानी कि दोस्तों कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो चारों हमारे दिए गए हैं, कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी में क्या थी, इन क्षेत्रों में निपुण थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, हम लोगों ने डिटेल व्याख्या भी देख ली है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा दोस्तों कह रहा है क्या, देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। क्या है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक क्या दोस्तों पहुंचा था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने दोस्तों मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी क्या की थी दोस्तों, पार की थी। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो यह स्टेटमेंट हमारा दोस्तों गलत है। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 था, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 1399 के दौरान आक्रमण किया। अतः कथन 2 हमारा इसीलिए गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी था, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 99 के दौरान क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। क्या है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ठीक है, याद रखिए। कह रहा है कि विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 था, जबकि वास्को द गामा 1498 में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था। अतः कथन 3 हमारा क्या है दोस्तों, यह भी असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 ईस्वी तक था, जबकि वास्को द गामा 1498 में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था। कथन 3 भी हमारा दोस्तों असत्य है। केवल सही आंसर जो है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक क्या कह रहा है दोस्तों कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक क्या दोस्तों पहुंचा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहां देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम क्या 2020 में जो पूछे गए हमारे प्रश्न हैं उसकी तरफ। ठीक है, हम लोगों ने 2021 में जो मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लिया है। चलिए 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का क्या उदय। फिर कह रहा दोस्तों महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की क्या स्थापना। फिर कह रहा परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ देखिए डिटेल क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि मिहिर भोज, ठीक है, 836 से 885 ईस्वी। ठीक है, तो सही आंसर हम इसमें मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन सी। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सबसे पहले हो जाएगा हमारा, यहाँ देखें, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल था 600 से 630 ईस्वी। क्या है, महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल था दोस्तों 600 से 623 ईस्वी। याद रखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा क्या, फिर होगा दोस्तों गोपाल द्वारा पाल राजवंश की क्या है, संस्थापना। क्या है, जो कि की गई थी गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना दोस्तों कब, तो 750 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की संस्थापना। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना कब, 750 ईस्वी में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, तो यह हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कब दोस्तों, वह हुआ था हमारा
मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी में। कब हुआ था मिहिर भोज का शासनकाल? 836 से 885 ईस्वी में। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना कब की गई थी? 907 से 953 ईस्वी के बीच परांतक प्रथम के द्वारा, ठीक है, हमारा कौन, वह चोल सत्ता की स्थापना की गई थी। तो सही क्रम होगा दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना कब? 600 से 630 ईस्वी के बीच। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय दोस्तों, वह हो जाएगा 836 से 885 ईस्वी के बीच। और सबसे लास्ट हो जाएगा दोस्तों परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर दोस्तों 1 और फिर 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। अब बढ़ेंगे 2019 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। क्या है, कह रहा है हमारा कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर थे, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। फिर देखिए, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। गलत दिया गया है। फिर कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, ठीक है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है क्या, सही आंसर मार्क करेंगे यहाँ देखें ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ही ना तो दो, इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि ज़्यादातर जमींदारों के पास क्या होते थे, अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी। क्या है, ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी, जिसमें क्या दोस्तों, घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए, जल्दी से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों यहाँ क्या, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा पहला पॉइंट दिया गया है कि मुगल प्रशासनिक प्रणाली में दोस्तों शासन की क्या है, मुगल प्रशासन प्रणाली में शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था, ठीक है। फिर कह रहा है बादशाह प्रधान सेनापति सर्वोच्च न्यायदाता व इस्लाम का क्या दोस्तों, संरक्षक होता था, ठीक है। फिर कह रहा है बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। कह रहा दोस्तों काजी उल कुजात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानूनों के अनुसार क्या करता था। गौरतलब है कि सद्र व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक क्या दोस्तों दिया जाता था, ठीक है। जब मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उन्हें क्या, जागीरदार कहा गया। क्या है, जब मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उन्हें जागीरदार कहा गया। अतः कहा जा सकता है कि सभी जागीरदार दोस्तों मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदारी नहीं। क्या है, अतः कहा जा सकता है कि सभी जागीरदार दोस्तों मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदारी नहीं, ठीक है। कह रहा है जागीरदारों को पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त होते थे जो इनके सेवा काल तक ही रहते थे। क्या है, जागीरदारों को पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त होते थे जो इनके सेवा काल तक ही रहते थे, ठीक है। फिर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जमींदार अपनी जमीन के क्या होते थे दोस्तों, मालिक होते थे। क्या है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, ठीक है। इसके बदले उन्हें क्या दोस्तों, वित्तीय मुआवजा मिलता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। हालांकि इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही होता था, किंतु इसके अतिरिक्त वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी याद देते थे, ठीक है। फिर देखिए, जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। हालांकि इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही होता था, किंतु इसके अतिरिक्त वे राज्य की कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिससे क्या है, घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे इसमें, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वे सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते
चाहते थे, अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। हम लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या दोस्तों कहा जाता था, वह दोस्तों आमिल। क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था दोस्तों, आमिल। ठीक है, दूसरा कह रहा है हमारा कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ठीक है, तो यह हमारा पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, सही आंसर हम मार्क करेंगे, केवल एक पॉइंट हमारा सही दिया गया है, वह है ऑप्शन हमारा पॉइंट 1। ठीक है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, जबकि तीसरा कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, अतः कथन 1 हमारा क्या है, सही है। जबकि दूसरा कह रहा है कि इक्ता प्राचीन देसी प्रणाली नहीं बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी दोस्तों क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, पहला हमारा सही है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, अतः कथन 1 सही है। दूसरा कह रहा है कि इक्ता प्राचीन देसी प्रणाली नहीं बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी, अतः कथन 2 हमारा इसीलिए गलत है। और तीसरा कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो यह गलत है। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्तेदार बनाया, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय दोस्तों इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट से संबंधित क्या डिटेल दिया गया है, आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे फैक्ट दोस्तों यूपीएससी में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है कि गौरतलब है कि इक्ता क्या था दोस्तों, एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों, मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। क्या है, गौरतलब है कि इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों, मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। कह रहा है कि किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे। कह रहा है वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। बड़े इक्तादारों को दोस्तों मुक्तावली या मलिक भी कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट क्यों गलत है, कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल के अस्तित्व में आया। सल्तनत काल में दीवाने आरिद सैन्य विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था, याद रखिएगा। अतः कथन हमारा 3 गलत है। ठीक है, कह रहा था तीसरा स्टेटमेंट कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में आया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। याद रखिए कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में क्या अस्तित्व में आया था। ठीक है, सल्तनत काल में दोस्तों दीवाने आरिद सैन्य विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। अतः कथन 3 हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, 2019 में जो और प्रश्न पूछे गए थे उनकी तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, यहाँ देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि संत निम्बार्क और अकबर क्या है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और दूसरा कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से क्या थे दोस्तों, अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ना तो एक ही ना ही 2, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ डिटेल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के क्या थे दोस्तों, संत थे। ठीक है, जबकि अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अतः कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता था, जो 11वीं से 12वीं
शताब्दी के संत थे, जबकि अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अतः कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों निम्बार्काचार्य का मत द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। क्या है? निम्बार्काचार्य का मत द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वहीं संत कबीर जो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे, अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो यह गलत है। कह रहा है कि वहीं संत कबीर जो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे, अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे, ना कि शेख अहमद सरहिंदी से। ठीक है, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अतः कथन 2 भी हमारा क्या है दोस्तों? गलत है। सही आंसर मार्क करेंगे ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे यहाँ चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों? सही नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। क्या है? कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि तानसेन थी। यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। फिर देखिए कह रहा है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि क्या थी? तानसेन थी। यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट हमारे दोस्तों सही दिए गए हैं। यानी कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की क्या की दोस्तों? रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। फिर कह रहा है कि तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ जो गलत दिया गया वह है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ठीक है, यहाँ डिटेल देखें। कह रहा है तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये मुगल दरबार के प्रमुख क्या थे दोस्तों? संगीतकार थे। ठीक है, इन्होंने हिंदू देवी देवताओं यानी कि गणेश शिव पार्वती आदि से संबंधित ध्रुपदों की रचना करने के साथ साथ अनेक रागों जैसे कि दोस्तों मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कान्हड़ा आदि की मौलिक रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी दोस्तों रचना की थी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा तानसेन के बचपन का नाम रामतनु क्या था दोस्तों? पांडे था। क्या है? तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमाजीत, इन दोनों के ही साक्ष्य इस संदर्भ में मिलते हैं, ने उन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की थी, ना कि अकबर ने। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमाजीत, इन दोनों के ही साक्ष्य इस संदर्भ में मिलते हैं, ने उन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की थी, ना कि अकबर ने। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ देखें, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक नोट दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए कह रहा है कि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है। क्या है? कह रहा दोस्तों कि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। क्या है? इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश राम चलिए दोस्तों कह रहा कि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें क्या दोस्तों? तानसेन की उपाधि दी थी। ठीक है, क्या है कि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। अकबर ने दोस्तों उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन ए। अकबर ने दोस्तों उन्हें तानसेन की उपाधि ना देके दोस्तों मियाँ की उपाधि दी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि तानसेन की उपाधि दी थी रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जहांगीर। क्या है? फिर से देखिए दोस्तों कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और वैकल्पिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? व्यक्तिक रूप चित्रों पर। तो याद रखिए ऑप्शन सी जहांगीर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार और देखें। कह रहा है दोस्तों हमारा कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जहांगीर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर व्यक्तिक रूप चित्रों व चित्राधार शैली पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अलंकृत हाशिए का विकास
तथा प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण जहांगीरकालीन चित्रकला की क्या है दोस्तों विशेषता है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। और बढ़ेंगे 2018 में मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से क्या दोस्तों की है, वह है चर्चा की है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो याद रखें दोस्तों जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। ठीक है, कह रहा है जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जिनका शासनकाल था 1605 से 1689, एक फ्रांसीसी खोजकर्ता एवं व्यापारी था। भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह प्रथम यूरोपीय था। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उसने 1666 ईस्वी में की गई 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज खरीद के लिए जाना जाता है। कह रहा है जिसे उसने 1668 ईस्वी में फ्रांस के लुई 14वें को क्या किया था, बेच दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे 2017 में पूछे गए मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की तरफ। यहां देखें जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वह कह रहा है यहां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों, समुद्र पत्तन था। ठीक है, चलिए देखिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों, समुद्र पत्तन था। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मोटूपल्ली। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी मोटूपल्ली। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो याद रखिए मोटूपल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था। क्या है, काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था। काकतीय शासक मूलतः दोस्तों कल्याणी के चालुक्यों के क्या थे दोस्तों, सामंत थे। क्या है, काकतीय शासक मूलतः कल्याणी के चालुक्यों के दोस्तों क्या थे, सामंत थे। ठीक है, कह रहा है काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव ने जब अपनी राजधानी अमनकोंडा से वारंगल स्थानांतरित की तो इस क्षेत्र की समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे क्या दिया गया है, एक बार और देखें। काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव ने जब अपनी राजधानी अमनकोंडा से वारंगल स्थानांतरित की तो इस क्षेत्र की समृद्धि में क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक ऊपर देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कह रहा है कि इस साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था दोस्तों, मोटूपल्ली। ठीक है, प्रकाशम जिला। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है इस साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह मोटूपल्ली प्रकाशम जिला था। गणपति देव ने इस क्षेत्र में पूर्व के दमनकारी करों को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोटूपल्ली व्यापार हेतु महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हमारा प्रश्न कह रहा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो याद रखिएगा दोस्तों मोटूपल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2016 में जो मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा दोस्तों हमारा कि विजयनगर शासक क्या है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक क्या दोस्तों कर देते थे। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। फिर से देखिए कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर क्या होती थी दोस्तों, नियत होती थी। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक क्या दोस्तों कर देते थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही दिए गए हैं। इसको याद रखिएगा कि पहला कह रहा था कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, और दूसरा कह रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे क्या थे, सामान्यतः कौन थे। क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों व्यापारी थे। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखेंगे ध्यानपूर्वक।
कह रहा दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो सही आंसर याद रखिएगा व्यापारी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यापारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दोस्तों बंजारे सामान्यतः क्या थे, नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारा जो पूछा गया है, ठीक है, 2016 में। यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द कई पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए जिन भी शब्दों को हम लोग देखते चल रहे हैं उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों, वह है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी कि वाटर व्हील। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो याद रखिए दोस्तों वह है भूमि की सिंचाई करने के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी कि वाटर व्हील। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी कि वाटर व्हील। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में जो हमारे मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनकी तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, पहला कह रहा दोस्तों चंपक मध्य भारत। ठीक है, पहला कह रहा दोस्तों चंपक मध्य भारत। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल है वह है दोस्तों हमारा केवल, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2। ठीक है, सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है केवल 2। हमारा सही सुमेल है दोस्तों वह है दुर्गर जम्मू। ठीक है, बाकी हमारे पहले और तीसरे सही सुमेल नहीं है। ठीक है, केवल दुर्गर हमारा जम्मू में दोस्तों वर्तमान क्षेत्र जो दिया गया है या सही सुमेल है, बाकी के स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है कि दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित था किंतु चंपक व कुलूत क्रमशः दोस्तों मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित नहीं थे। क्या है, कह रहा है दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित था किंतु चंपक व कुलूत दोस्तों भारत व क्या है मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित नहीं थे, अतः केवल द्वितीय विकल्प सही सुमेल है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। आपस में एक दूसरे के साथ युद्धों तथा मैदानों से लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी है। ऐसे राज्यों में दोस्तों चंपक, चंबा, दुर्गर जम्मू, कुलूत कुल्लू, त्रिगर्ता जालंधर और कुमायूं आदि क्या है दोस्तों प्रमुख हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यह दोस्तों हमारा जो पहला और तीसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पे यह गलत सुमेल है, जबकि दुर्गर जम्मू हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है कि वर्तमान हिमाचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा है वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने गए। चंपक दोस्तों कह रहा है चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक रही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि चंपक, चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक रही है, ना कि मध्य भारत, या इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। आपस में एक दूसरे के साथ युद्धों तथा मैदानों से लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी है। ऐसे राज्यों में दोस्तों चंपक हमारा क्या हो जाएगा, जो आधुनिक नाम है चंबा, यह हमारा हो जाएगा। दुर्गर जो दोस्तों दिया गया है जम्मू, यह सही सुमेल है। कुलूत हमारा कुल्लू, यह दोस्तों मालाबार दिया गया है, इसीलिए हमारा गलत है। कुलूत दोस्तों हमारा हो जाएगा जो आधुनिक नाम कुल्लू है। कुल्लू कहाँ है दोस्तों, यह हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह मालाबार में स्थित नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चंपक और कुलूत हमारा गलत दिया गया है, जबकि दुर्गर हमारा जम्मू दोस्तों सही सुमेल है। ठीक है, हम लोगों ने डिटेल देख लिया है। चलिए आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है, हमारा आगे का डिटेल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने को आपकी पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे की डिटेल की तरफ, देखेंगे क्या कह रहे हैं आगे की डिटेल। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए
कह रहा दोस्तों जो कुलूत कह रहा था मालाबार क्षेत्र, तो कुलूत दोस्तों मालाबार क्षेत्र नहीं होगा। कुलूत दोस्तों वर्तमान कुल्लू जिले का आधुनिक क्या है, प्राचीन नाम था। क्या है, कुलूत वर्तमान कुल्लू जिले यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था। तो कुल्लू जो प्रश्न में दिया गया था मालाबार, व दोस्तों कुलूत हमारा मालाबार से ना होके वह हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि दोस्तों कुलूत हमारा कुल्लू जिले का क्या था, प्राचीन नाम था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में क्या किया है वेनसांग ने, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है हमारा कि पहाड़ी रियासतों में एक महत्वपूर्ण दुर्गर अथवा जम्मू रियासतों का वर्ग रखा गया। इसके अंतर्गत झेलम व रावी नदियों के मध्य की रियासतें रखी गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केवल एक ही हमारा सुमेल दिया गया था प्रश्न में, वह था दुर्गर जम्मू। ठीक है, जबकि कुलूत दोस्तों वर्तमान कुल्लू जिले यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था। चीनी यात्री वेनसांग ने उसका वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहां देखेंगे डिटेल। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हरिहर प्रथम। ठीक है, क्या है फिर से देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी हरिहर प्रथम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार और देखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हमारा क्या, वह है दोस्तों हरिहर प्रथम। इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा हरिहर प्रथम। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है दोस्तों, कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, क्या है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की क्या हुई दोस्तों, शुरुआत हुई। ठीक है, फिर कह रहा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, यह हमारा गलत दिया गया है। फिर कह रहा है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो दोनों पॉइंट हमारे दोस्तों गलत दिए गए हैं। जबकि तीसरा कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, यह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। यानी कि कह रहा है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, पहला कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन बी केवल 3। यहाँ देखें, कह रहा है बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते थे, यह हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। कह रहा दोस्तों कि तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर पितृपक्ष यानी कि दोस्तों उमर शेख मिर्जा से तैमूर लंग की पीढ़ी का था। क्या है, क्योंकि बाबर पितृपक्ष उमर शेख मिर्जा से तैमूर लंग की पीढ़ी का था, जबकि मुगल इसलिए कहते थे क्योंकि यह मातृपक्ष कुतलुग निगार की ओर से मंगोल चंगेज खां की पीढ़ी से था। अतः स्पष्ट है कि तृतीय कथन हमारा दोस्तों सही है। जबकि कह रहा है पहला जो स्टेटमेंट की उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्योंकि दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन क्या हुआ दोस्तों, प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा दूसरा कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है।
कह रहा है दोस्तों कि स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में ही क्या प्रारंभ हो गया था। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है यह भी गलत है। ठीक है, बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली दोस्तों वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है। पहला जो कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और कह रहा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों इस स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रारंभ हो गया था। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ, तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। 2014 में जो हमारे मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। क्या है, मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ग्राम मुखिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते, तो याद रखिएगा दोस्तों किनके लिए, तो वह था दोस्तों हमारा ग्राम मुखिया। ठीक है, कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख महत्तर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे पट्टिकल कहा जाता था। ठीक है, याद रखिए, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में दोस्तों ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख महत्तर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे दोस्तों क्या, पट्टिकल कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि प्रांतों को भुक्ति प्रदेश या भोग कहा जाता था तथा प्रांतीय शासकों को ऊपरी गोप्ता भोगपति कहा जाता था। ठीक है, कह रहा दोस्तों यहाँ पे देखिए, सीमांत प्रदेशों के शासक क्या कहलाते थे दोस्तों, गोप्ता कहलाते थे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखिए कि भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था। ठीक है, जिन्हें विषय कहा जाता था। क्या है, भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। फिर देखिए, नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को दोस्तों पुरपाल या नगर रक्षक कहा जाता था। नगर परिषद के प्रमुख को दोस्तों नगरपति कहा जाता था। ठीक है, कह रहा है कि ग्राम एवं विषय के मध्य एवं क्या है, ग्राम एवं विषय के मध्य एक गांव के समूहों की इकाई होने की भी जानकारी मिलती है। इसे पेठ कहा जाता था। ठीक है, सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, फिर देखिए, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख दोस्तों महत्तर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे पट्टिकल कहा जाता था। पहला पॉइंट देखिए ध्यानपूर्वक, प्रांतों को दोस्तों भुक्ति प्रदेश या भोग कहा जाता था। क्या है, प्रांतों को भुक्ति प्रदेश या भोग कहा जाता था तथा प्रांतीय शासकों को ऊपरी गोप्ता या भोगपति कहा जाता था। ठीक है, सीमांत प्रदेशों के शासक दोस्तों गोप्ता कहलाते थे। फिर कह रहा है हमारा कि भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था, जिन्हें दोस्तों विषय कहा जाता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। फिर अगला देखिए कि नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल या नगर रक्षक कहा जाता था और नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि ग्राम एवं विषय के मध्य, क्या है, ग्राम एवं विषय के मध्य एक गांवों के समूहों की इकाई होने की भी जानकारी मिलती है। इसे पेठ कहा जाता था। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी पॉइंट दोस्तों प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। और प्रश्न हमारा कह रहा था कि मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ऑप्शन बी ग्राम मुखिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2013 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या पूछा गया था देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला है दादू दयाल, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है त्यागराज। कह रहा है इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2, यानी कि दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों दादू दयाल, दूसरा कह रहा है दोस्तों गुरु नानक, तीसरा कह रहा है त्यागराज। कह रहा है इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर क्या हुआ दोस्तों, सत्तारूढ़ हुआ, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2। कह रहा था कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। ठीक है, तो चलिए डिटेल यहां देखेंगे दोस्तों क्या इसका कह रहा है। ठीक है, चलिए यहां देखिए,
चलिए व्याख्या देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल वंश की क्या डाली, नींव डाली। ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कि गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539 तक था। ठीक है। कह रहा है नानक एक ईश्वर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। ठीक है। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड व आडंबरों की क्या की दोस्तों, निंदा की। ठीक है। एक बार और देखिए कि 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539 ईस्वी तक था। ठीक है। फिर कह रहा है नानक एक ईश्वर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड व आडंबरों की निंदा की। दूसरा देखिए दादू दयाल जी का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी तक था। इन्होंने भी ईश्वर की एकता, गुरु की महिमा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। कह रहा है चूंकि लोधी वंश का पतन 1526 में हुआ था, अतः लोधी वंश के पतन के समय दादू दयाल उपदेश नहीं देते थे। तीसरा देखिए कि त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद का है, 1767 से 1847। ये भक्ति मार्गी कवि थे तथा कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए दादू दयाल जी का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी तक था। इन्होंने भी ईश्वर की एकता, गुरु की महिमा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। चूंकि लोधी वंश का पतन 1526 में हुआ था, लोधी वंश के पतन के समय दादू दयाल उपदेश नहीं देते थे। ठीक है। फिर देखिए त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद का है, 1767 से 1847। यह भक्ति मार्गी कवि थे तथा कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पूरी मीडिवल हिस्ट्री में जो संबंधित प्रश्न पूछे गए थे 2011 से लेकर 2023 तक, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जिन दोस्तों ने हमारे मीडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों को रिवीजन ना किया हो वह इस वीडियो से मीडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों को रिपीट या रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।